आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 24 के सिंहासन में बात देश में आज तीसरे चरण के मतदान की कर रहे हैं। सभी वर्गों के लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, अपने हिस्से की आहुति डाली। युवा हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सभी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट किया है। तीसरे चरण में असम में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इस बीच कई नेताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने वोट डाला। 11 राज्यों में 93 सीटों पर हुए मतदान के दौरान लोगों का जोश हाई दिखा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत राज्यों में वोटरों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। 93 सीटों पर हुए मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच चौथे दौर की वोटिंग के लिए भी चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने चुनावी रैलियां करते हुए जनता से उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से आरक्षण का मुद्दा उठाकर विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भगवान श्री राम की भी जमकर गूंज सुनाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में सपा और कांग्रेस को राम विरोधी पार्टी बता करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें राम के होने पर संदेह है वो 24 में जीत की राह देख रहे हैं। आज तीसरे फेज का मतदान पूरा हो गया। अगर मतदान फीसदी की बात की जाए तो असम में 75.01%, बिहार में 56.55%, छत्तीसगढ़ में 66.94%, गुजरात की अगर बात करें तो 56.23%, गोवा में 74%, कर्नाटका में 66.85%, तो वहीं मध्य प्रदेश में 62.82% और महाराष्ट्र में 53.99% मतदान दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा लगभग के आसपास है क्योंकि अभी फिगर फाइनल आना बाकी है। तो वहीं असम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। तो देखिए, बुलेटिन में आपको लोकतंत्र के पर्व से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोलिंग बूथ पर पहुंच करके मतदान किया है। स्क्रीन पर अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि सत्ताधारी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिनमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। पहली तस्वीर, अहमदाबाद में वोट डाला है। वोटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक दिव्यांग से बातचीत भी की है। साथ ही कुछ बच्चों से मुलाकात कर उन्हें ऑटोग्राफ भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की, परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच करके वोट डाला है। तीसरी और दूसरी तस्वीर में प्रहलाद जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वोटिंग की भी है। तो देखिए, पहली तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की, दूसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की, तीसरी तस्वीर प्रहलाद जोशी और चौथी तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है और वोट डालने के बाद दिव्यांगजनों से बात भी की है और ऑटोग्राफ भी दिया है। तो इसके अलावा भी 5 अहम तस्वीरें जिस पर आपका फोकस होना चाहिए जिन्होंने राज्यों में सत्ता की बागडोर संभाली। इनमें पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद सुबह 7:30 बजे जैत में मतदान केंद्र पर पत्नी साधना, बेटे कार्तिकेय और कुणाल चौहान के साथ मतदान करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बार की तरह जनता इस बार भी कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। 32 साल बाद कांग्रेस के वही उम्मीदवार हैं, जनता का फैसला है, जीत कितने मतों से होगी मैं ये नहीं सोचता हूं। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी परिवार के साथ वोट डाला। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, उन्होंने पाटन में पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया है। वोट डालने के पहले भूपेश बघेल ने कहा, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और बीजेपी के पास इसका कोई समाधान नहीं।
साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और चौथी तस्वीर आप एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार की देख पाएंगे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सबसे आखिर में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी मतदान किया है और मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए वो नजर आए हैं। के महाउत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव जिसमें पूरे परिवार के साथ हम लोग अपने मतदान केंद्र में आए और सब लोगों ने अपना मतदान किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब परिवार हम लोग सब आए, मतदान हुआ। हम लोग अधिकांश सीट जीत रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण की चारों सीट हम जीत रहे हैं और इसमें भी अधिकांश सीट हम जीतेंगे। घोषणा पत्र हमारा ही मजबूत रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रधानमंत्री सहित कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा करते रहे और हमारे प्रचार उन्होंने किया है, तो स्पष्ट है कि हमारा घोषणा पत्र ज्यादा मजबूत है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में असम में भारी मतदान हुआ है। यहां पर पहली बार मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग नागरिकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी वोट डाला है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि असम ने पिछले दशक में अभूतपूर्व विकास देखा है, इसे बीजेपी जारी रखना चाहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के दीप बायन के खिलाफ एनडीए ने असम गण परिषद के उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी को मैदान में उतारा है। अब रुक करेंगे बिहार के खगड़िया का। बिहार के खगड़िया में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस ने परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व का सबसे प्रजातांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज विश्व में सबसे अच्छी विदेश नीति भारत की है। साथ ही उन्होंने बिहार की 40 सीटें जीतने का भी दावा किया है। हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो अमीर हो। हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो। और 5 लाख रुपया अपने प्रधानमंत्री को से उन्होंने दिया और आज करोड़ों लोग को उससे फायदा मिला। तो ये देश का नारा पूरे देश में 70 से 75% की आबादी जो है वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 सीट लोकसभा का है। 40 सीट पर हम लोग विजय हासिल। तो वहीं केरल बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि केरल में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि सभी बूथ से रिपोर्ट बेहद ही उत्साहजनक है। बीजेपी ने पिछले 75 सालों से चली आ रही बाइपोलर सियासत को ट्रायंगुलर बना दिया है। इसी के साथ प्रकाश ने आगे कहा कि इस बार केरल में बीजेपी कम से कम 5 सीटें जीतेगी, बड़ा दावा किया गया। Practice of review meetings post election. All parties do it, so we have also done it, and it was very encouraging to hear the reports from all booths. BJP has created, and Modi ji has changed the Kerala politics from a bipolar politics which was there for 75 years. Now it's a tripolar politics. BJP has arrived, and BJP will win at least 5 seats in Kerala this time. I can only say one more thing, that in South India, BJP will be the party with largest number of MPs. अब आपको 4 अहम तस्वीरें दिखाएंगे। ये दक्षिण द्वार यानी कि दक्षिण भारत की हैं।
चुनाव की झलक इस तस्वीर में नजर आती है। पहली तस्वीर में कर्नाटका के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। दूसरी तस्वीर भी कर्नाटका से है। यहाँ कर्नाटका के पूर्व सीएम बेलगावी जगदीश शेट्टार ने मतदान किया है। तीसरी तस्वीर में कर्नाटका के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने वोटिंग करी। और सबसे आखिर में बीजेपी नेता उमेश जी जाधव की तस्वीर है। उन्होंने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट कास्ट किया है। उंगली का इशारा और कहा साफ तौर पर, हमने कर दिया वोट, आप भी करिए वोट, क्योंकि वोट की चोट से बहुत कुछ बदल जाता है। और अब आपको आज के चुनाव की 3 ऐसी तस्वीरें दिखा रही हैं जिन्हें देखकर वोटिंग के लिए आपके अंदर भी जोश जरूर भरेगा। ये 3 तस्वीर दिव्यांग वोटरों की आपको दिखा रही हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के पर्व में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अपने मत का इस्तेमाल किया है। अंकित सोनी पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि गुजरात के खेड़ा से है, जहां अंकित सोनी नाम के दिव्यांग ने वोट डाला है। दूसरी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिखा रही है। यहां पर दिव्यांग युवक राहुल ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर राधा नाम के महिला जो है, उन्होंने पहुंच करके अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वोटिंग तो खत्म हो गई, फिर भी हम आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं, साहब अभी तो चरण बाकी हैं, 3 चरण बीते हैं, 4 बाकी हैं। इन तस्वीरों से जोश और उत्साह अपने अंदर समायोजित कीजिए, बाकी के चरणों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको देश की किस्मत जो बदलनी है। तो वहीं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और मशीन में गड़बड़ी को लेकर शिकायत करने की बात कही। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि पोलिंग नंबर 24 पर 11 वोट पड़े हैं और मशीन 50 बता रही है। साथ ही कहा कि 100 मीटर के दायरे में बीजेपी के लोगों को प्रचार प्रसार करने की इजाजत दी जा रही है और हमारे लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि चुनाव निष्पक्ष हो। मेरा हमेशा से कहना है कि ईवीएम पर मेरा भरोसा नहीं है। हम वोट डालते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वोट जाता कहाँ है। हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को 100 मीटर के बाहर किया जा रहा है। भाजपा के लीडर्स 100 मीटर के अंदर भगवान श्री राम की फोटो लगाकर, चित्र लगाकर और बैनर लगाए हुए हैं। नंबर 1, कांग्रेस के लीडर पंकज यादव को उन्होंने थाने में बिठा लिया, जबकि उससे ज़्यादा अपराधी किस प्रवृत्ति के भाजपा के लोग खुले घूम रहे हैं। नंबर 4, एक पोलिंग बूथ नंबर 24 चांचौड़ा में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। ये क्या है? वोट डले 11 और 50 मशीन बता रही 50 डले। आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। हमारा ये प्रयास है कि चुनाव निष्पक्ष हो और बेमतलब को किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, फर्जी वोटिंग नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ फर्जी वोटिंग हुई हमारे लोगों ने आपत्ति की है और आपत्ति करने पर थोड़ा सा विवाद हुआ, लेकिन सुलझ गया मामला। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को दाद देता हूँ कि बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। हाँ, शिकायतें स्वाभाविक है। देखिए, मशीन तो मशीन है और मेरा तो हमेशा से कहना ही है कि ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है, बिकॉज वोट हम डालते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता वोट कहाँ जाता है। और सीधी सी बात है कि वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर ही निर्णय करता है क्या होगा। मैं कुछ भी डालूं, लेकिन सॉफ्टवेयर चाहेगा वही प्रिंट होगा, वही गिना जाएगा। तो इसी बात को लेकर मेरी आपत्ति शुरू से रही है। तो चलिए चलिए, आपको बिल्कुल। के जरिए बताते हैं कि तीसरे चरण में 7 मई को 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हुई है। लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर किस किस के बीच मुकाबला देखने को मिला है, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं पूजा। बिल्कुल, देखिए ये हॉट सीट्स हैं।
साथ में ही तीसरा चरण मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सीट। इसको कहा जाता है कि सपा का वो गढ़ है जिसमें सेंधमारी आज तक बीजेपी कर नहीं पाई, लेकिन इस बार दारोमदार ठाकुर जयवीर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, इनके जिम्मे सौंपा गया था। और पुराना चेहरा सपा ने उतारा डिंपल यादव का। सपा से वो खड़ी थी। नामांकन से पहले अखिलेश यादव पूजा अर्चना करते नजर आए थे, उनके साथ पहुंचे भी थे, नामांकन दर्ज करवाया था। लेकिन इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प किसने बनाया? शिव प्रसाद यादव, बीएसपी के भरोसेमंद सैनिकों में से एक, और कहा जाता है कि अच्छा वोट प्रतिशत है। लेकिन लगातार सपा कहती है बीएसपी को कि ये बी पार्टी है बीजेपी की, और जहां इनसे जीत हासिल नहीं होती है बीएसपी को उतार देते हैं। खैर, मुकाबला त्रिकोणीय वहां पर देखने को मिला। लेकिन अब संभल की बात कर लीजिए। संभल क्यों खास हो जाता है? शफीकुर रहमान वर्ग के बेटे जियाउर रहमान सपा से प्रत्याशी, ये भी एक अभेद्य खिला सपा का है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से उतारे गए हैं, और दूसरी तरफ ये चेहरा आप देख रहे हैं सौलत अली बसपा से उतारे गए। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, संभल का हम जिक्र कर रहे थे, इससे पहले हमने मैनपुरी का बताया कि मैनपुरी से कौन कहां से चुनाव लड़ रहा था। ये तस्वीरें आप संभल की देख रहे हैं, जहां पर संभल में चुनाव देखने को मिला। इसके बाद जिक्र कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का, जहां से बीजेपी की तरफ से राजकुमार चाहर को चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रामनाथ सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। और बसपा की तरफ से यहाँ पर जो भरोसा है वो रामनिवास शर्मा पर जताया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में मुकाबला इस बार टक्कर का देखने को मिला है। सीकरी के बारे में ये मैं आंचल बता देती हूँ दर्शकों को। पूर्व सैनिक हैं जिनको उतारा था सिकरवार को। और इसके अलावा बदायूं समझिए, बदायूं के बारे में बता देते हैं। दुर्विजय सिंह शाक्य बीजेपी की तरफ से उतारे गए। शाक्य वोटर्स बहुत ज्यादा है वहां पर। सपा की तरफ से आदित्य यादव परिवार के ही सदस्य हैं, इनको उतारा गया है। मुस्लिम खा बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए। तो ये बदायूं का जो पूरा रण है वो आपको समझाया। आंवला बताएंगे आपको आंचल। तो देखिए, आंवला का जिक्र किया जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नीरज मौर्य पर भरोसा जताया गया और नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा। और बसपा का जिक्र किया जाए तो बसपा की तरफ से सैयद आबिद अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आंवला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस बार मुकाबला देखने को मिला है। इसके बाद सीधा हाथरस लिए चलते हैं और हाथरस में भी आपको बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच देखने को मिला है। बीजेपी की तरफ से अनूप वाल्मीकि को चुनावी मैदान में इस बार उतारा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जसवीर वाल्मीकि और बसपा की तरफ से हेम बाबू धननगर पर भरोसा जताया गया है। तो ये हाथरस की सीटें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाथरस का मुकाबला बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एस आरक्षित यानी कि अनुसूचित जाति आरक्षित ये सीट थी। इसके अलावा एटा आई है। एटा में राजवीर सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। देवेश शाक्य को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मोहम्मद इरफान बीएसपी की तरफ से इस सीट से पिछली बार भी जीते थे और माना जा रहा है कि इस बार भी इन्हीं की दावेदारी है। तो सीट दिलचस्प है। आगरा से मौजूदा जो बीजेपी के मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, उन्हीं को वापस से चेहरा बनाया गया है, रिपीट किया गया है। सुरेश चंद करदम को सपा ने मौका दिया है। तो पूजा अमरोही बीएसपी की कैंडिडेट है। तो ये आगरा की सीटें हमने दिखाई आपको कि आगरा में जो मुकाबला है वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला हो गया। बरेली में का अगर जिक्र किया जाए तो बरेली में बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से चेहरे उतारे गए हैं। बीजेपी की तरफ से छत्रपाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से परवीन सिंह एरन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बरेली के ये वो दो प्रमुख चेहरे जिनके बीच टक्कर देखने को मिली है। बरेली के बाद फिरोजाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो फिरोजाबाद से बीजेपी की तरफ से ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव चेहरे को उतारा गया है, अक्षय यादव। और बीएसपी की तरफ से चौधरी बशीर को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये वो तमाम सीटें हैं हॉट सीट्स उत्तर प्रदेश की जिन पर होना चाहिए आपका फोकस, क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता की चाबी तो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही हाथ आती है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो वहीं महाराष्ट्र के माढा लोकसभा क्षेत्र में आज एक शख्स ने ईवीएम को जलाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ये पूरा जो मामला है सोलापुर के सांगोला तालुका के बादलवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने इस तरीके की हरकत की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोलापुर के
सोलापुर की तस्वीरें हैं जहां पर एक व्यक्ति ने ईवीएम को जलाने की कोशिश की है। माड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोलापुर के सांगोला तालुका की बादलवाड़ी की तस्वीर है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में चुनावी जनसभा की। यहां पीएम मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इशारों में आरोप लगाया है कि वो एक खास समुदाय के लोगों को पीएम मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट जिहाद की घोषणा की है। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है? पीएम मोदी ने आगे कहा, मतदान के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम चरम पर पहुंच रहा है। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान निर्दोष है। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक हैं, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक हैं, यह समझने के लिए आपको उन लोगों की बातें सुननी होंगी। इसके बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अंबेडकर नगर और बीड़ में चुनावी जनसभाएं की हैं। यहां भी पीएम ने विपक्ष को लेकर अपने रुख कायम रखा और जनता के सामने उनके एक एक मुद्दे गिनाकर निशाना साधते रहे। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? वोट जिहाद आपको मंजूर है? पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। बरगंडी मरू। शहजादे जी ने, पिताजी ने
सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल कर आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है, झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ, और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं, इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। कर्नाटक में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। और चलिए अब आपको चुनावी पारे को बढ़ाने वाली उस खबर से रूबरू करवाते हैं जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुस्लिम समुदायों को ओबीसी का आरक्षण देने के लालू यादव के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चारा घोटाला मामले में सजा पा चुके नेता मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव के आरक्षण वाले बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी घेराबंदी करना शुरू कर दी और तमाम तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा, पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं,
मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी लालू यादव के इस बयान पर तीखे हमला किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी और प्रधानमंत्री जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सही साबित होता दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम आरक्षण के जिन्न शब्द का जिक्र किया, तो वहीं लालू यादव के बयान का पोस्टमार्टम करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि हाँ, मिलना चाहिए। आगे सबसे गंभीर शब्द था, पूरा का पूरा, अगर पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इससे एक बात और साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम-वाई समीकरण में एम प्राथमिक हो गया है, वाई पीछे रह गया है। प्रचलित धारणा के हिसाब से एम का अर्थ है मुस्लिम, वाई का यादव माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित। तो उधर एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राक्षस राज वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे शासन को ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं तो ऐसे राक्षस राज बहुत बढ़िया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम जब जंगल राज बोलते हैं तो उसका कारण है, जिस तरह यहाँ सबसे ज्यादा पलायन, हत्या, लूट हुए हैं वो जंगल राज था। आज की तारीख में सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है, ये आंकड़े बता रहे हैं। भाई देखिए, जब हम लोग जंगल राज बोलते हैं कारण है उसका, जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, आप मुझे बताइए ना, आंकड़े नहीं बताते कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश से पलायन हुआ। आज भी दूसरे राज्यों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, प्रदेश में प्रवासी कहलाते हैं। ये वो जंगल राज था जब घर से माताएं बहनें निकल नहीं सकती थी। आपको उसके जवाब में आपको कुछ और ढूंढना था, यही था ना बोलने का कारण, तो और कुछ है नहीं। क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था, तो आपने शब्द निकाल लिया राक्षस राज। अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कहकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता राम गोपाल यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयानों पर भी तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र हिंदू और राम विरोधी है। विपक्षी दलों के नेता राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, श्री राम के अस्तित्व को नकारने और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं।
ये भारत की आस्था, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सकें, आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रख सकें, इन लोगों से ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। सपा के लोग राम जी का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, राम भक्तों के मरने पर खुशी मनाते हैं और माफियाओं के मरने पर आंसू बहाते हैं। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नेमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नैमिषारण्य की धरती कह सकती है। एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। देखो, सपा और बसपा की सरकार में जगह जगह बमबाजी होती थी, आज बमबाजी नहीं है, हर हर बम बम के साथ कावड़ यात्रा निकलती है बड़े धूम धड़ाके के साथ में। समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है, ये लोग हमेशा भगवान राम का विरोध किए हैं। क्या रामद्रोही के साथ हम खड़े होंगे? क्या कांग्रेस के साथ खड़े होंगे जो आतंकवाद का समर्थन करते? वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग हुई है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैनपुरी से मौजूदा सांसद और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस चुनाव आयोग आ रही शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। जिस तरीके की शिकायतें मिल रही है उन पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा और सुनेगा। साथ ही जिक्र इस बात का भी किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं नेता बूथ कैंपेनिंग कैप्चरिंग करना चाहते हैं। मैंने एक अधिकारी को देखा है कि उसे होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और पोलिंग स्टेशन पर गाली गलौज कर रहा है। क्या कुछ कहा है इसके अलावा अखिलेश यादव ने, सुनिए आप। पुलिस का व्यवहार है और प्रशासन का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। ये फेस भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कहाँ की तस्वीरें ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग। लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे। ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी। आपने पिछड़े, दलित
और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंद? तीसरे फेज की वोटिंग के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर हाल में सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। नतीजतन देश के हर कोने में बेरोजगारी बढ़ी है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। देश में हालात बेहद खराब हैं, नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और देश की मजबूती के लिए समर्पित है। आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन फिलहाल 24 के सियासत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।